ऑटो रिक्शा मरम्मत वाला। चांदपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक आदमी रहता था। सूरज एक ऑटो किराए पे लेके रोज चलाता था। ऐसे ही आए हुए पैसों में से किराए देकर बचे हुए पैसों से ही अपना घर चलाता था। लेकिन सूरज के पास कुछ खास पैसे नहीं बचते थे। इसीलिए एक दिन उसकी बीवी ने ऐसी बोली, देखिए जी, अब तक जो हो गया सो हो गया। आप ऐसा ही किराए के ऑटो चलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आपको एक नई ऑटो खरीदना है। अरे देवी, नया ऑटो चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास मेरे मैके वाला दिया हुआ कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर एक ऑटो खरीदो। उन्हें बेचने पर भी सिर्फ एक सेकंड हैंड ऑटो का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। ऐसा बोला और गहने ले जाके उन्हें बेचकर एक ऑटो मैकेनिक विनोद के पास जाता है। अरे विनोद भाई, मुझे एक अच्छी सेकंड हैंड ऑटो चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। सूरज भाई, 50,000 में क्या सेकंड हैंड ऑटो? तुम भी पागल जैसा बातें करता है। अच्छा ये बात है, अब मुझे कुछ नहीं पता, तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सूरज भाई, मेरे साथ आओ। गांव के बाहर एक कारखाना है। उसके बाहर बहुत सालों से एक ऑटो पड़ा हुआ है। हम उसको लेके जाते हैं और उसको मरम्मत करते हैं। मुझे मालूम है उसकी इंजन बिल्कुल ठीक है। ऐसा तुम्हारे बजट में ही एक नया ऑटो हो जाएगा। आपकी मर्जी है भाई। ऐसा सूरज और विनोद जाकर उस ऑटो को ले जाकर मरम्मत करने लगते हैं। कुछ ही दिन में विनोद ऑटो को पूरी तरह नया जैसा बना देता है। उसी दिन दो गुंडे आकर विनोद और सूरज को मारते हुए उसी कारखाने के अंदर लेके जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी आता है। वह उस गांव का बहुत बड़ा शाहूकार है। मेरा नाम रतनलाल है और वह ऑटो कहाँ पर है? तभी सूरज ऐसा पूछता है, अरे सेठ जी, वह ऑटो तो यहीं पर पड़ा था। विनोद ही उसे ले जाकर मरम्मत किया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या रे विनोद, साफ साफ बता दो कि उसके ऑटो का सीट कहाँ पर है? अरे सेठ जी, उसका सीट को तो आपका मैनेजर लेके गया है, क्योंकि वह तो कुछ काम का नहीं है ना। अच्छा ऐसा है, क्योंकि उस सीट में मेरा सारा सोना छिपा कर रखा है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे मैनेजर को पता है। आप सच बोलते हैं तो बच जाएंगे। सेठ जी मैनेजर को बुलवाकर बहुत मारता है। तभी मैनेजर अपना गलती कबूल कर लेता है। अरे सर जी, मुझे माफ कर दो। मैं ही आपका ऑटो बेचकर सीट को चुरा लिया है और आपको बोला है कि ऑटो को चोर ले गया है। माफ करो मुझे। सच जानने के बाद सेठ जी विनोद और सूरज को छोड़ देता है। तब से सूरज ईमानदारी के साथ अपना मरम्मत किया हुआ पुराना ऑटो को चलाकर खुशी से रहने लगा। मिनी सैंडब्रिज व्हीकल्स। एक गांव में मोनू सिंह नाम का एक गुंडा रहता था। उसकी गैंग गांव के पास एक गुफा में चोरी के प्लान सोचती थी। मोनू सिंह का एक बेटा था सोनू। वो बहुत ही बेवकूफ़ था। एक दिन मोनू ने गुफा में अपने साथियों से कहा, हम लोग एक जैसी ही गाड़ियाँ लेकर बैंक में जाएंगे। चोरी करने के बाद तुम लोग सब एक गाड़ी में भाग जाना और मैं पुलिस को भटकाने के लिए दूसरी तरफ भाग जाऊंगा। ये सुनकर सोनू कहता है, वाह पापा, आपका प्लान कितना अच्छा है। आप कितने समझदार हो। शाबाश बेटा, एक तुम ही हो जो मेरी समझदारी को समझ सकते हो, और इन बाकी मूर्खों को देखो कैसे मुंह लटकाए खड़े हैं। मोनू सिंह और सोनू बाकी सब चोरों की ऐसे ही बेइज्जती किया करते थे। ये बात सभी चोरों को बुरी लगती थी। ये बाप बेटा तो दोनों हमारी बेइज्जती ही करते रहते हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। वो चोर पुलिस से मिल जाता है और पुलिस को मोनू सिंह की चोरी करने की तरकीब के बारे में बता देता है। एक दिन जब मोनू सिंह चोरी के लिए जाने लगता है तो सोनू उससे कहता है, पापा पापा, मैं भी आपके साथ आज बैंक लूटने चलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अब तुम भी बड़े हो गए हो
और फिर मोनू सिंह उन सबको प्लान समझाता है। हम लोग बैंक लूटने के बाद उस पुराने सैंड ब्रिज के पास इकट्ठा हो जाएंगे और तुम लोग वहाँ खड़ी गाड़ी में पैसे लेकर गुफा में वापस आ जाना और मैं पुलिस वालों को भटकाने के लिए दूसरे रास्ते से होता हुआ गुफा में आ जाऊंगा। हाँ हाँ पापा, हम ऐसा ही करेंगे। मैं इन चोरों के साथ रहूंगा ताकि ये कोई बेवकूफ़ी ना करें। मोनू सिंह का साथी चोर पुलिस को इस बारे में जानकारी दे देता है। पुलिस रेत के टीले के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर देती है। सोनू बैंक लूटने के बाद बाकी चोरों के साथ रेत के टीले के पास पहुंचता है। वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी देखकर वो खुश हो जाता है। देखा तुम सबने, पापा के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। गाड़ी भी खड़ी करी है तो पुलिस की, ताकि पुलिस भी हमें पुलिस समझकर छोड़ दे। सोनू सभी चोरों के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उन्हें अपनी गुफा का रास्ता मालूम नहीं था। वो लोग जीपीएस चला लेते हैं। जीपीएस सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाता है। पुलिस उन्हें पकड़कर बंद कर देती है और बहुत मारती है। और दूसरी ओर गुफा में जाकर वो लोग मोनू सिंह को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी लाकर जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह मोनू सिंह की समझदारी और सोनू की बेवकूफ़ी उन दोनों पे भारी पड़ती है और उन्हें अपनी सारी उम्र जेल में बितानी पड़ती है। मिनी ट्रैक्टर कंक्रीट मिक्सर। एक शहर में राजेंद्र नाम का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रहा करता था। वह बड़े बड़े बिल्डिंग और घर का कंस्ट्रक्शन करता था। उसके पास बहुत सारे क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर और कंक्रीट मिक्सर्स भी थे। उसके पास बहुत लोग भी काम किया करते थे। उसके पास यादव नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर भी रहा करता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन ट्रैक्टर बहुत अच्छी तरह चलाता था। राजेंद्र एक धोखेबाज और कंजूस था, इसीलिए सबको धोखा देकर कम किराया और पैसा देता था। एक बार राजेंद्र से यादव ने, साहब, जब भी देखो आप कम पैसे क्यों देते हैं? मुझे धोखा देकर कम पैसों में आप मेरे ट्रैक्टर कंक्रीट मिक्सर को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया और एग्रीमेंट करवा दिया। आपका दिया हुआ पैसा मेरे ट्रैक्टर की रिपेयर में ही चले जा रहा है। इस बार तो ज़्यादा पैसा दो, नहीं तो मेरा परिवार का पालन कैसा करूँगा? क्यों रे बुढ़े, ज्यादा बोल रहा है? तमीज से यहाँ से गया नहीं तो मार खाएगा। ज्यादा पैसा चाहिए तुम्हें? बिजनेस बोले तो ऐसा ही होता है रे, तुम्हें क्या मालूम? और वैसे भी तुम्हारा ये ट्रैक्टर तुम्हारी तरह खटारा बन गया है। मुझे तुम्हारा और तेरे ट्रैक्टर की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी निकलो यहाँ से। अरे ये तो सरासर अन्याय है। इतने साल काम करा के अभी निकाल रहे हो? कम से कम उसके रिपेयर के पैसे तो दीजिए। कौन से पैसे रे? इज्जत से यहाँ से गया नहीं तो धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। घबरा कर यादव अपने ट्रैक्टर मिक्सर को ले जाकर वहां से घर चला गया। घर में यादव की उदासी देख उसका बेटा और बीवी परेशान हो गए। फिर उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? और दोपहर को ही घर वापस आ गए क्या? फिर राजेंद्र के बारे में सब कुछ बोलता है। उस नालायक ने इतना बड़ा धोखा दिया, आपका इतना नुकसान किया। हमें अभी उसको सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो वह और लोगों को भी धोखा देगा। ऐसा बोलकर यादव की पत्नी राजेंद्र को फोन लगाती है। सर, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से बात कर रही हूँ। हम जेसीबी, क्रेन और ट्रैक्टर बेचने के लिए इंडिया में अभी अभी लॉन्च किया है। इंट्रोड्यूसिंग ऑफर में हम जेसीबी, क्रेन और ट्रैक्टर तीनों मिलाकर सिर्फ 10 लाख में ही दे रहे हैं। आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं ना, इसीलिए हमारे कंपनी ने आपको चुना है। ऐसा क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे भी चाहिए। बोलो क्या करना है? कुछ नहीं सर, आप अभी हमारे अकाउंट में एडवांस के लिए 5 लाख ऑनलाइन ट्रांसफ़र या गूगल पे कर दो। आपकी मशीन 1 हफ्ते में आ जाएंगे, बाद में बाकी के पैसे दे देना। ठीक 1 हफ्ते के बाद राजेंद्र को एक पार्सल आता है। उसमें सारे जेसीबी, क्रेन और ट्रैक्टर के खिलौने रहते हैं। उन सबको देखकर राजेंद्र चक्कर आकर गिर जाता है और यहाँ पर यादव, उसकी पत्नी और बेटा हंसने लगते हैं।
सीख, किसी को भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए, उसका अंजाम बुरा ही होता है। अंडरग्राउंड स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोमपल्ली नाम के एक गांव में तोमर नाम का एक व्यक्ति डेजी इंटरनेशनल स्कूल करके एक प्राइवेट स्कूल चला रहा था। लेकिन तोमर खुद ही 10वीं क्लास फेल था। लेकिन स्कूल चलाने के व्यापार अच्छी तरह सीख जाता है। वह बच्चों के पेरेंट्स के यहाँ लाखों हजारों स्कूल फीस वसूल करता था, लेकिन अच्छे अध्यापक को नहीं रखता था। उस स्कूल के टीचर्स को कुछ नहीं आता था। कोई भी दूसरा आदमी उस गांव में स्कूल रखा तो धमकियां देता था और उसका स्कूल बंद करवा देता था। एक दिन विजय करके एक आदमी जो उसी गांव का था, अमेरिका में पढ़कर वहां आता है। नमस्कार माँ, कैसे हैं आप? लगता है इधर एक नया इंटरनेशनल स्कूल खुला है। हाँ खुला है बेटा, लेकिन उसका मालिक तोमर एक नालायक है। वह इसी गांव में 10th फेल हुआ है और 2 नंबर के टीचरों को लाकर पढ़ाई करवा रहा है। ये कैसा हो सकता है माँ? कोई अधिकारी कुछ करते नहीं क्या? अरे नहीं बेटा, तोमर उन सब अधिकारियों को पैसे देकर रखा है और सारे पैसे वालों के बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं। गरीबों को वहां पर एडमिशन ही नहीं मिलता। विजय सोच में पड़ जाता है। तुरंत कुछ करने की सोचता है। एक दिन सभी गरीब बच्चों को और उनके माँ बाप को बुलाकर एक मीटिंग रखता है। अरे गांव वालों, मैं अपने गांव में आप सभी बच्चों के लिए एक स्कूल खोल रहा हूँ। वहां पर मुफ्त में पढ़ाई होगी। आप सभी बच्चों को लेकर गांव के बाहर मंदिर के बाजू में खाली मैदान में कल आ जाओ। ऐसा बोलकर चला जाता है। अगले दिन जब सभी अपने बच्चों को लाकर खाली मैदान में आते हैं तो वहां पर कुछ नहीं था। फिर एक आदमी ने ऐसा बोला, अरे इस विजय तो हमको बुद्धू बनाया है, यहाँ पर तो कुछ स्कूल नहीं है। फिर कुछ ही देर में अंडरग्राउंड से एक दरवाजा खुलता है और विजय अंदर से आता है। फिर सारे बच्चों को स्कूल में बिठाकर पढ़ाई शुरू करता है। कुछ दिन के बाद विजय की स्कूल बस को तोमर देख लेता है और अपने असिस्टेंट से ऐसा पूछता है, अरे ये हमारे गांव में किसका स्कूल बस है रे? साहब, मैं भी 3-4 बार इसको देखा है, पीछा करके देखा, लेकिन गांव के बाहर जो मंदिर है वहां जाकर खाली मैदान के पास सब बच्चे गायब हो जाते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं इसे। ऐसा बोलकर तोमर एक दिन उस बस की पीछा करता है और मैदान तक पहुंच जाता है। पेड़ के पीछे छुपकर देखता है, तभी नीचे से एक दरवाजा खुलता है और सारे बच्चे नीचे चले जाते हैं। ये देख तोमर अंदर जाकर विजय को धमकी देता है और तुरंत स्कूल बंद करने के लिए बोलता है। लेकिन विजय सीधा पुलिस स्टेशन जाकर तोमर के ऊपर केस रख देता है। सारी बात समझकर एसआई ने तोमर को जेल में डाल देता है। तब से विजय की भूमिगत अंडरग्राउंड स्कूल मशहूर हो जाता है और डेसी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी यहीं पर आने लगते हैं।